Yes, we are live now. Hello friends, this is हिमांशी and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे आज का सेशन में बेसिकली हम बात करेंगे साइको डायनामिक अप्रोच या फिर साइको एनालिटिकल अप्रोच, जिसको हम हिंदी में मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत कह देते हैं। सिगमंड फ्रॉइड बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानी कहेंगे इनको, बहुत आलोचना हुई इनकी, बट इनको इग्नोर कोई नहीं कर सकता। ये ऐसे व्यक्ति रहे हैं मनोविज्ञान के इतिहास में और एमिनेंट रोल प्ले किया है, ये कह सकते हैं। तो डिस्कशन करेंगे इनकी थियोरी पर। ये वैसे भी अगर आप किसी एग्जाम की नहीं भी तैयारी कर रहे तब भी इतनी इंटरेस्टिंग थियरी है, लाइफ से रिलेटेड, आपको अपने ही बारे में बहुत कुछ बताती है कई बार। तो इसको समझेंगे इंटरेस्टिंग तरीके से। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। बड़ी थियरी है क्योंकि इसके सारे एस्पेक्ट हम डिस्कस कर लेंगे। फ्रॉइड्स या व्यक्ति हैं, इनका नाम है सिगमंड फ्रॉइड, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड कह लीजिए आप इनको, सिगमंड फ्रॉइड्स। और स्पेशली रीट, यूपीटेट, इस थियरी से क्वेश्चन आए हुए हैं, रीट में भी, यूपीटेट में भी, इवन बिहार के भी किसी एग्जाम में, मतलब लगभग आप देखेंगे तो हर एक एग्जाम में एक्सेप्ट सीटेट पूछी जाती है। ठीक, सिगमंड फ्रॉइड्स साइको सेक्सुअल या साइको डायनामिक अप्रोच, साइको एनालिटिकल अप्रोच या थियरी, जो आप कहना चाहें, ये व्यक्ति की पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है, उसके व्यक्तित्व के विकास से जुड़ी हुई है, जिसके तीन पक्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं। मन की उन्होंने अवस्थाएं बताई, अचेतन, अवचेतन और जो भी कहेंगे हिंदी में कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। चेतन, अवचेतन और अचेतन हिंदी में कह सकते हैं। ठीक, इसको साइको एनालिटिकल थियरी यानी मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, इसके नाम है, अलग अलग नामों से पूछी जाती है। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। कल सेशन नहीं हुआ था इसलिए आज भी थियरी कर रहे हैं, मंडे को क्वेश्चंस करेंगे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत कहते हैं। फादर ऑफ साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषणवाद के जनक कहा जाता है किसको? सिगमंड फ्रॉइड को। ये बात हमने पहली ही क्लास में डिस्कस की थी। इसका एक और नाम है साइको डायनामिक अप्रोच, यानी साइको डायनामिक अप्रोच से भी इसको जाना जाता है, गतिशील अप्रोच कह लीजिए आप इसको। ठीक, गतिशीलता का सिद्धांत कह लीजिए, मनोगतिशील ये कह सकते हैं। साइको डायनामिक अप्रोच या साइको सेक्सुअल स्टेजेस भी इसी से जुड़ी हुई हैं। साइको सेक्सुअल यानी मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो इसके अलग अलग नाम हुए। हाँ, आज की क्लास थोड़ी सी लेट है एक्चुअली, जल्दी आपको दूसरे चैनल पे कुछ देखने को मिलेगा। मैं बिजी थी थोड़े कुछ गैजेट्स को अपग्रेड करने में, तो आज थोड़ा समय लग ही गया। ठीक, साइको डायनामिक, साइको सेक्सुअल या साइको एनालिटिकल अप्रोच के नाम से हम इसको जानते हैं, यानी मनोविश्लेषणवाद, मनोगतिशीलवाद कह लीजिए या गतिशीलता का सिद्धांत कह लीजिए, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत कह लीजिए। डायनामिक मतलब गतिशील या गत्यात्मक पक्ष, गतिशील। सेक्सुअल मतलब मनोलैंगिक, मनोलैंगिक। बेसिकली फ्रॉइड का जो फोकस था वो इस बात पे था कि जो हमारी सेक्सुअल अर्जेस हैं या जो काम प्रवृत्ति है उसका बहुत बड़ा रोल है हमारी पर्सनैलिटी के डेवलप होने पे, जिसके लिए इनका खूब भरपूर विरोध किया गया, किताबें चलाई गई, पता नहीं क्या क्या हुआ। सिगमंड फ्रॉइड हैं कौन? सिगमंड फ्रॉइड बेसिकली एक न्यूरोलॉजिस्ट थे जो ब्रेन से रिलेटेड कुछ कुछ काम करते थे, एक डॉक्टर थे ये कह सकते हैं। कहाँ? ऑस्ट्रिया के वियना शहर में, जो कि इधर आपका यूरोप में पड़ता है, अभी भी है वियना ऑब्वियसली। ठीक, तो वियना से थे और इन्होंने इस पूरे एक वाद की, यानी साइको जो एनालिसिस पूरा एक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है, इस पे इन्होंने फोकस किया, इसलिए इनको साइको एनालिसिस का जनक कहा जाता है, मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। ठीक है बात, ये बात बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में हमें। ठीक, तो इनका फोकस था किस पे कि जो सेक्सुअल एनर्जी है या सेक्सुअल अर्ज है वो रोल प्ले करती है किसमें? डेवलपमेंट में। ये बात सभी को समझ में आ रही है? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? बताइए एक बार, तभी जाकर के आगे बढ़ेंगे, है ना? तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। फोन मेरा पता नहीं कहाँ है, बट जरूरत भी क्या है फोन की। ठीक, क्लियर है ये बात? और लाइक शेयर कर दीजिए। डेली पढ़ाई होगी और ढंग से पढ़ाई होगी, है ना? संडे को छोड़ करके, संडे को एक इंटरव्यू कल भी आ रहा है सीटेट वाला। ठीक, इतनी बात क्लियर है सभी को? सिगमंड फ्रॉइड, साइको एनालिटिकल अप्रोच मनोविश्लेषणवाद, साइको डायनामिक, साइको सेक्सुअल, ये सब नाम है, इन नामों से इस थियरी को जाना जाता है।
ठीक, बेसिकली इन्होंने कहा कि जब कोई मतलब लोग मन से भी बीमार हो सकते हैं, प्रॉब्लम अंदर भी हो सकती है, जरूरी नहीं है बाहर ही हो समस्या हमेशा, तो मन का विश्लेषण करने की भी आवश्यकता है। उसके थ्रू भी हम जान सकते हैं यदि कोई बच्चा अग्रेसिव बिहेवियर करे या उसके व्यवहार में इमोशनली कुछ डिस्टर्बेंस है, तो हम साइको एनालिसिस या फ्री अप्रोच इन्होंने अपनाई, अपने पेशेंट्स के साथ ये डिस्कशन करते थे। जो थेरेपी टाइप्स आप देखते हैं ना, वो कौन सी मूवी है, डियर जिंदगी, तो वो शाहरुख खान उस रोल में है साइको एनालिस्ट के, काइंड ऑफ, ठीक, काइंड ऑफ, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, साइको एनालिस्ट हैं, इसके अलावा साइकेट्रिस्ट हैं, वो फिर दवाइयां देते हैं, ठीक। तो जो डिस्कशन करते हैं, जो फ्री एसोसिएशन की बात करते हैं, जो आपसे निकलवाते हैं चीजें, हिप्नोटिज्म वगैरह भी इससे संबंधित होता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। अब इसमें कुछ पक्ष हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एक है स्थूल रूप, कह लीजिए स्थूल रूपीय पक्ष। ये हिंदी का देख लेना यार, इधर उधर हो सकता है एक आध मात्रा उल्टी हो गई, 1 मिनट रुको। एक पक्ष है इसका स्थूल रूपीय पक्ष, यानी कॉन्क्रीट एस्पेक्ट इस थियरी का, कॉन्क्रीट एस्पेक्ट, ठीक। कॉन्क्रीट एस्पेक्ट में क्या है, बेसिकली यहां बात होती है मन की 3 अवस्थाओं की। इन्होंने कहा मन की, यानी जो हमारा मन है उसकी 3 अवस्थाएं हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस यानी चेतन अवस्था, जिसमें हम पूरे तरीके से प्रेजेंट रहते हैं, चेतन अवस्था। अनकॉन्शियस यानी अचेतन कह लीजिए आप, और सबकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस कहा जाता है बीच की अवस्था को, यानी ना तो आप अनकॉन्शियस ही हैं ना आप कॉन्शियस ही हैं, अवचेतन कहेंगे इसको। आपने बहुत सारी किताबें आजकल सुनी होंगी, बहुत फेमस हुए हैं, जैसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी जो बीच वाली स्थिति है सबकॉन्शियस, ठीक। इन्होंने बेसिकली मन को, इनसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि मन को, माइंड को इन्होंने क्या कहा, आइसबर्ग के जैसा बताया। आइसबर्ग मतलब बर्फ की चट्टान के जैसा, बर्फ की शिला के जैसा। आइसबर्ग, बर्फ के, ऐसी शिला, बर्फ का एक ऐसा, बर्फ की चट्टान कह लीजिए आप इसको, आइसबर्ग के जैसा इन्होंने मन को माना। इसका मतलब क्या है, बर्फ की चट्टान में क्या होता है, वो पानी के अंदर ज्यादा होती है और पानी के बाहर उसका जस्ट कुछ हिस्सा होता है। तो इन्होंने कहा कि जो मन है वो भी सिर्फ कॉन्शियस, जो बाहर प्रेजेंट है वो सिर्फ 10% है, मन का सिर्फ 10% ही हिस्सा कॉन्शियस है, यानी 1/10% ही, 1/10 ही कॉन्शियस है, चेतन है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, आई थिंक बिहार में या रीट में ही, कि मन को आइसबर्ग से, यानी बर्फ की चट्टान से किसने कंपेयर किया, तो कह सकते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड ने कंपेयर किया, ठीक। आइसबर्ग, आइसबर्ग मतलब जिसका सिर्फ एक हिस्सा ही पानी के बाहर है जो दुनिया को दिख रहा है, बाकी के जो 9/10 हिस्सा है वो पानी के अंदर है। तो जो हमारे व्यवहार में जो हम कॉन्शियसली व्यवहार कर रहे हैं वो सिर्फ 1/10 है, कॉन्शियसनेस सिर्फ 1/10 है, यानी 10% ही कॉन्शियस माइंड वर्क करेगा और बाकी जो सारी चीजें हैं वो अनकॉन्शियस में है, 90%। तो इन्होंने कहा अनकॉन्शियस बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अचेतन मन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। तो क्या कहेंगे, ये बात हमने समझ ली, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। अब ये है क्या, कॉन्शियस माइंड क्या है, व्हाट इज कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड क्या है, ठीक, और सबकॉन्शियस माइंड क्या है, यानी ये जो मन की 3 अवस्थाएं हैं ये कैसे वर्क करती हैं, इनको समझेंगे। कॉन्शियस माइंड की यदि हम बात करें तो चेतन मन का मतलब है जो प्रेजेंट से संदर्भित है या जुड़ा हुआ है, यानी जो आपकी करंट सिचुएशन से, आपकी चेतना से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप प्रेजेंट में चीजें हो रही हैं उनको अनुभव कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, ये आपके कॉन्शियस माइंड से है। ये मेरे हाथ में पेन है और मुझे यहां सी लिखना है, ये क्या है, कॉन्शियस माइंड का प्रयोग किया होगा मैंने, ठीक। तो कॉन्शियस माइंड का जो संबंध है वो सीधा सीधा प्रेजेंट से है। मुझे पता है मेरी 9:30 क्लास होती है, बट मैं आज लेट हूं तो मैं क्लास थोड़ी लेट लगाऊंगी, ये मेरा कॉन्शियस माइंड वर्क करेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये प्रेजेंट सिनेरियो से संबंधित है, कॉन्शियस माइंड प्रेजेंट से रिलेटेड है। प्रेजेंट का मतलब यथार्थ कह लीजिए, या फिर इसको यथार्थ भी कहना शायद गलत होगा। प्रेजेंट को क्या कहेंगे, व्यवहारिक पक्ष कहेंगे, जो भी कहेंगे। प्रेजेंट का मतलब है अभी से, राइट नाउ वाली स्थिति है इसकी। आज थोड़ा दिमाग लैग कर रहा है ऐसा लग रहा है, ठीक, राइट नाउ। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या कुछ हो तो बता दीजिए।
अब आता है अनकॉन्शियस, जो 9/10 को हमारे व्यवहार को संचालित करने में, यानी हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने में, या हमारे बिहेवियर जो है वो इस अचेतन से ज्यादा कंट्रोल्ड है, ज्यादा प्रभावित है। हमारे बिहेवियर को कंट्रोल अनकॉन्शियस ज्यादा करता है, अचेतन ज्यादा करता है। 90% जो चीजें हैं वो इसी से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो आपकी दमित इच्छाएं हों। दमित इच्छाएं मतलब अनफुलफिल्ड डिजायर्स, जिनको आपने दबा दिया अपने अनकॉन्शियस में। ऐसे पेनफुल एक्सपीरियंसेस जिनको आप याद नहीं रखना चाहते, ऐसे ब्रेकअप जिनको आप याद नहीं रखना चाहते, ऐसा फेलियर आपकी लाइफ का जिसको आप सोचना ही नहीं चाहते, कोई एक ऐसा मूवमेंट जिस पे आप ध्यान नहीं ले जाना चाहते, वो विंडो ओपन हो जाती है आपकी। ठीक, तो ये क्या है, अनकॉन्शियस में धकेल दिया जाता है इनको। बहुत सारे तरीके हैं इसके भी, रिप्रेशन, सप्रेशन, 70 तरीके हैं जो जिनको डिफेंस मैकेनिज्म कहा सिगमंड फ्रॉइड ने। डिफेंस मैकेनिज्म पे चर्चा कभी और करेंगे। ठीक, तो अनकॉन्शियस में बेसिकली दमित इच्छाएं हैं, यानी अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं, दमित इच्छाएं। लेकिन जो ड्राइव है वो भी सबसे ज्यादा यही है, जो आपकी क्या कहें उनको इंस्टिंक्ट्स, वो भी अनकॉन्शियस से ही जुड़े हुए हैं। ठीक, अब सबकॉन्शियस क्या है? सबकॉन्शियस बीच की स्थिति है जिसमें कुछ चीजें जो आप जोर डालें यदि दिमाग पे तो याद आ जाएंगी। ठीक, अच्छा, सपने आपके अनकॉन्शियस तक पहुंचने का डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है, बट सपने आपके जो आपको ड्रीम्स आते हैं, इनकी बुक का नाम भी है सिगमंड फ्रॉइड की, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। बेसिकली जो सपने हैं वो आपके अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, इनको आपस में कहीं ना कहीं कोरिलेट कर जाते हैं, या आपको कुछ हद तक कॉन्शियस से जोड़ पाते हैं। और अनकॉन्शियस बोल रही हूं मैं, सॉरी, अनकॉन्शियस से जुड़ने का और भी कुछ तरीके हैं, जैसे प्रोजेक्टिव मेथड हैं, या फिर हिप्नोटिज्म, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी करती है ना, वो वाली। तो हिप्नोटिज्म में क्या है, सम्मोहन में जो अंदर कहीं है उसको भी निकलवा लिया जाता है, तो अनकॉन्शियस से जोड़ा जा सकता है हिप्नोटिज्म के थ्रू, ये कह सकते हैं। करना नहीं है बट समझ सकते हैं, कनेक्टिंग है कहीं ना कहीं, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस को कनेक्ट करते हैं कौन, सपने। ठीक, ये बात एक क्लियर हुई, होपफुली क्लियर हो गई होगी। सबकॉन्शियस की यदि मैं बात करूं तो सबकॉन्शियस बीच की स्थिति है, कनेक्ट कर पाएगा इन दोनों को ही। ठीक, जैसे आप कई बार आपने चीजें याद की हुई हैं बट दिमाग में ना आ रही हो, फिर आप जोर डालते हैं और उसको क्या करते हैं, रिट्रीव करते हैं। एग्जाम में कोई चीज भूल रहे हैं और याद करने की कोशिश कर रहे हैं, चाबी रखी थी घर में कहीं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आ जाएगी, वो बीच में कहीं फंसी हुई है, जिसको अगर आप प्रयास करेंगे तो पहुंच जाएंगे जिस तक। ठीक, तो यहां पर वो वाली चीजें, जैसे कई बार हम नॉर्मल बोल रहे होते हैं, हकलाना, तुतलाना या अटकना, ये सब चीजें सबकॉन्शियस की वजह से हो रही होती हैं, क्योंकि बीच में कुछ फंसा हुआ है। इसको हम क्या कहेंगे, सबकॉन्शियस कहेंगे, जो बीच की स्थिति में कहीं स्टैंड करेगा। ठीक हो गई बात, कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर है ना इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। कॉन्शियस वो जो प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है, जो आपकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ठीक, अनकॉन्शियस जो कहीं दबा हुआ है, आपकी दमित इच्छाएं हो सकती हैं, आपके पेनफुल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, आपकी बहुत सारी ड्राइव्स हो सकती हैं, वो अनकॉन्शियस में है, जिसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। सबकॉन्शियस जो बीच की किसी स्थिति में है, अगर आप जोर डालेंगे तो इससे कनेक्ट हो जाएंगे, चीजें याद की हुई हैं, भूल रहे हैं बीच में, आप इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, इस तक पहुंच सकते हैं। अचेतन 90% है, अनकॉन्शियस माइंड की पावर सबसे, मतलब कहेंगे अनकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा इफेक्टिव है यहाँ, 90%, कॉन्शियस सिर्फ 10%, ये तो बीच में कहीं है ही। ठीक है बात, इतनी बात सभी को क्लियर है? कोई समस्या परेशानी, कोई दर्द दुख बाकी हो तो बता दीजिए। ये क्या हुआ, ये कॉन्क्रीट एस्पेक्ट है, स्थूल रूपीय पक्ष है सिगमंड फ्रॉइड की थियोरी का। इन्होंने पर्सनैलिटी पे बात की है, और पर्सनैलिटी चैप्टर में भी इनको कई बार हम पढ़ते हैं, बट मैं इससे डेवलपमेंट से ही रिलेट करके डिस्कस कर दे रही हूं ताकि ये टेंशन आपकी खत्म हो जाए। ठीक बात, तो अगर पूछ ले कॉन्क्रीट एस्पेक्ट या स्थूल रूपीय पक्ष किसने दिया, तो आप कहेंगे सिगमंड फ्रॉइड। और उसके अंदर कौन से आते हैं, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। ठीक है बात, आगे बढ़ें। नेक्स्ट एस्पेक्ट पे बात करें। थियरी थोड़ी सी बड़ी है तो हम क्या करेंगे, पेशेंस बना के रखेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरे पक्ष की यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं डायनामिक एस्पेक्ट, इस थियरी का नाम भी है साइकोडायनामिक अप्रोच। डायनामिक एस्पेक्ट या गत्यात्मक पक्ष या गतिशील पक्ष, जो आप कहना चाहें, गत्यात्मक पक्ष। ठीक, डायनामिक एस्पेक्ट या गत्यात्मक पक्ष। अवचेतन कनेक्टिंग है, बीच का हिस्सा है ना, जो ना पूरी तरह अनकॉन्शियस है ना पूरी तरह कॉन्शियस है, बीच में है। जोर डालेंगे तो कॉन्शियस में आ जाएगा। ठीक, डायनामिक एस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें,
3 शब्द जो आपने कभी ना कभी सुने होंगे, नहीं सुने तो सुन लीजिए। इद, जिसको हिंदी में इद ही कहेंगे, इड कह देते हैं कई लोग। ईगो यानी अहम कहेंगे, इसको हम अहम कहेंगे। और सुपर ईगो यानी परा अहम, सुपर ईगो, देख पा रहे हो ना यहां तक? हाँ, परा अहम, वर्तमान में कॉन्शियस माइंड, परा अहम। ठीक है बात? ये बात क्लियर हुई या नहीं? कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या है कि नहीं है, बताइए। ठीक, इतनी रात को भी आप लोग जुड़ जाते हैं, बस यही चीज रुकने नहीं देती, यही चीज मोटिवेट करती है। स्क्रीनशॉट करने दीजिए, लीजिए, कर लीजिए। लिख मत लेना हाथों से, नोट्स बना लोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, कहीं उंगलियां घिस गई तो। उंगलियां तो फोन में यूज होनी चाहिए बस। चलो, ले लिया होगा अब तक तो। देखिए एक बार पॉज करके लेना, नहीं तो बाद में। इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आपकी पर्सनैलिटी के डायनामिक पक्ष तीनों आपस में संबंधित होते हैं, इंटर रिलेट करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ऐसा भी कुछ कुछ मान सकते हैं। अब ये गद्यात्मक पक्ष भी पूछा हुआ है क्वेश्चंस में कि गद्यात्मक पक्ष किसने दिया है? ओ गॉड, तो आप कहेंगे सिगमंड फ्रॉइड। क्या कहेंगे? सिगमंड फ्रॉइड। देखिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि सिगमंड फ्रॉइड जो काम ऊर्जा है या सेक्सुअल अर्ज है, उस पे इन्होंने फोकस किया है। इन्होंने कहा है कि जन्म से होती है क्या? काम ऊर्जा। इन्फेंट्स में भी होती है, शैशवावस्था के बच्चों में भी, बस उसकी फॉर्म अलग है। यानी सेक्सुअल एनर्जी हमारी लगभग हर एक्टिविटी में है जीवन की, हमें ड्राइविंग फोर्स है हमारे लिए, हमारी पर्सनैलिटी का। ठीक, इड की अगर हम बात करें तो इड एक ऐसी चीज है जो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है। प्लेजर का मतलब होता है, क्या कहेंगे? सुख, है ना? इसको चाहिए सुख, दुनिया में कुछ हो जाए बस इसको मजे चाहिए। ठीक, तो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करेगा कौन? इड। और ये टोटली अनकॉन्शियस से जुड़ा हुआ है। किसका हिस्सा है? अनकॉन्शियस का। जन्म से प्रेजेंट होता है, यानी बर्थ से ही, जन्म के समय से ही इड पे ही काम करता है। बच्चा भूख लगेगी तो रोएगा, चाहे बाजार में हो चाहे बस में हो। देखते हैं आप, माता जो है वो फीड करा रही है उसको, है ना, दुग्ध पान, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, बच्चे को भूख लगी है वो रोएगा, उसको कोई कंट्रोल करना आता नहीं है। यानी वो प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो अपने इंस्टिंक्ट्स पे वर्क करता है। तो हम कह सकते हैं इड जो है आपके इंस्टिंक्ट्स यानी आपकी प्रवृत्तियों से, मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ है। इंस्टिंक्ट्स या मूल प्रवृत्तियां। सिगमंड फ्रॉइड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, उन पे भी चर्चा करेंगे। ठीक, ये बाय बर्थ है, अनकॉन्शियस का, अचेतन का हिस्सा है पूरे रूप से, अचेतन मन का, और सुख यानी प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करेगा। समझते हैं इसको एक एक करके। देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी? इड की, यानी इदम कह लीजिए इसको या इद कह लीजिए, जो आपका मन करे। ठीक, इद को समझते हैं पहले, गत्यात्मक पक्ष के पहले पहलू को। इद ये कब से है? जन्म से है, जन्म से प्रेजेंट है बच्चे में, जन्म से या बाय बर्थ, जन्म के समय से ही एक्टिव है बच्चा। जन्म के समय से ही इड प्रिंसिपल पे काम करता है। क्यों? ये प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड है, यानी ये सुख पर बेस्ड है। ठीक, मोटे हो जाएं चाहे, खाएंगे दबा करके मीठा ही, क्या है? प्लेजर प्रिंसिपल है। ठीक, आईफोन चाहिए चाहे घर बिकवा दिया जाए घर वालों का, क्या है? ये प्लेजर प्रिंसिपल। कुछ और समझ में ही नहीं आता, सही गलत का ज्ञान ही नहीं है, बस प्लेजर। ठीक, तो इस चक्कर में फिर कई बार क्रिमिनल इंस्टिंक्ट पे भी काम कर जाते हैं लोग, फिर वो जेल में पाए जाते हैं। ठीक, दूसरी एक चीज क्या है इसमें, इंस्टिंक्ट्स भी आपकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो आपके इड एस्पेक्ट से ही जुड़ी हुई हैं। मूल प्रवृत्तियां, और इनको 2 प्रकार की प्रवृत्तियां बताई हैं सिगमंड फ्रॉइड ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पेज पे ही बताती हूं इसको। इंस्टिंक्ट्स की बात कर रहे हैं अगर, इंस्टिंक्ट्स यानी प्रवृत्तियां या मूल प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां। ठीक है बात? 2 प्रकार, आया हुआ क्वेश्चन है रीट में और यूपी टेट 2011 में भी आई थिंक पूछा हुआ है, या 2016 में,
क्या पूछा है? लाइफ इंस्टिंक्ट, सिगमंड फ्रॉइड ने कहा 2 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, मूल प्रवृत्तियां हैं, लाइफ इंस्टिंक्ट यानी जीवन संबंधी प्रवृत्ति, और डेथ इंस्टिंक्ट यानी मृत्यु संबंधी प्रवृत्ति, मृत्यु प्रवृत्ति ये कह लीजिए। डेथ इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट का होता है प्रवृत्ति जो इनहेरेंट है, हमने जिसको एक्वायर नहीं किया, वो है हमारी बायोलॉजी में ही है कहीं ना कहीं, ठीक, हमारे जैविक पक्ष से जुड़ी हुई है, तो इसको कहेंगे जीवन प्रवृत्ति। इंग्लिश में जरूर नाम याद रखिएगा, हिंदी चेंज हो जाती है, मृत्यु प्रवृत्ति। ठीक, जीवन प्रवृत्ति का एक और नाम है, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, लाइफ इंस्टिंक्ट को कहते हैं इरोस। आपने वो चैनल देखा होगा, टीवी चैनल या होटल्स की भी चेन है इरोस, म्यूजिक यानी एक ब्रांड है एक अपने आप में। इरोस का मतलब होता है लाइफ इंस्टिंक्ट यानी जीवन से रिलेटेड, खुशी, ठीक, लाइफ से रिलेटेड। इरोस, इसको लाइफ इंस्टिंक्ट यानी जीवन प्रवृत्ति जिसमें आप जीना चाहते हैं, आपकी जीने की प्रवृत्ति, कि आप मजे करना चाहते हैं लाइफ में या कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। लव जो है वो एक एग्जाम्पल है किसका, जीवन प्रवृत्ति का। प्यार क्या है, जीवन प्रवृत्ति का, प्रेम उदाहरण हुआ, ठीक। आप उद्देश्य बना के रखे जी रहे हैं जीवन में, ये क्या है, या एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप खुद को फिट रख रहे हैं, अच्छा रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, ये सब क्या है, लाइफ इंस्टिंक्ट है। दूसरी तरफ आपकी पर्सनैलिटी में एक डेथ इंस्टिंक्ट भी है जो आपको नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ धकेलता है, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ लेकर के जाएगा, ये कह सकते हैं, ठीक। सेल्फ कंट्रोल और सारी चीजें यहां पे आ जाएंगी, ठीक। जबकि डेथ इंस्टिंक्ट को और क्या कहते हैं, थैनेटोस। वो मूवी देखी होगी आपने, एंड गेम, या जो भी उनमें से कोई भी एक मूवी देखी हो, मैंने भाई की वजह से देखी थी अपने। थैनेटोस, उसमें थैनोस होता है, उसका थैनोस का हाथ बड़ा फेमस है। वो क्या है, वो नेगेटिव एनर्जी है, वो नेगेटिव कैरेक्टर भी है उसमें, ठीक। थैनेटोस, ये थैनेटोस क्या है, ये मृत्यु प्रवृत्ति है, नेगेटिव एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये सब इसी से है, किससे, थैनेटोस से, ठीक, यानी नेगेटिव एस्पेक्ट कह लीजिए, ठीक। तो ये 2 बेसिक मूल प्रवृत्ति हैं, कहां पर, एक व्यक्ति में या ह्यूमंस में, किसके अकॉर्डिंग, फ्रॉइड के अकॉर्डिंग, सिगमंड फ्रॉइड, हिंदी में फ्रायड लिख सकते हैं हम, ठीक है बात, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार। कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या कुछ है तो बताइए। हाँ, शिक्षण कौशल भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना इस बात को समझने में। इरोस और थैनेटोस, क्लियर है ये बात। यहां पे हम बात कर रहे थे मूल प्रवृत्तियों की, हमने बात कर ली। प्लेजर यानी ये सुख पे, सही गलत से इसको कोई मतलब नहीं है, बस अपना एक, इसको क्या चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए। जन्म से होता है हमारे अंदर जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, जो दमित इच्छाओं का भंडार गृह कहा जाता है इसको, अनफुलफिल्ड, स्टोर हाउस ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स, ठीक। यानी दमित इच्छाओं का भंडार गृह, दमित इच्छाओं, आज मेरे दिमाग की रैम स्लो है शायद, दमित इच्छाओं का भंडार गृह, गृही, ठीक, ठीक है ये बात, कोई दिक्कत परेशानी। भंडार गृह है किसका, दमित इच्छाओं का, यानी जितनी भी आपकी अनफुलफिल्ड डिजायर हैं उनका स्टोर हाउस है, वो यहीं इकट्ठी हैं। आपके पेनफुल एक्सपीरियंसेस, आपके इंस्टिंक्ट्स, ये सब आपकी सेक्सुअल डिजायर्स, वो सब यहीं रिलेटेड हैं। एक कॉन्सेप्ट दिया है सिगमंड फ्रॉइड ने, क्या, लिबिडो का, उसको हिंदी में भी लिबिडो ही कहेंगे, ठीक। कॉन्सेप्ट है किसका, लिबिडो का, LIBIDO, लिबिडो। लिबिडो क्या है, एक तरह की काम प्रवृत्ति है या सेक्सुअल अर्ज है, सेक्सुअल अर्ज है। यहां तक तो देख ही पा रहे होगे ना, इसको लिख भी देती हूं, काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी ड्राइव है, एक तरीके से ड्राइविंग फोर्स है, जो हमारी लगभग हर एक एक्टिविटी में शामिल होगा, इसकी फॉर्म चेंज होती रहेगी। इन्होंने कहा इन्फेंटाइल सेक्सुअलिज्म की या सेक्सुअल एक्टिविटीज की ये बात करते हैं कि बच्चे में बचपन से ही काम प्रवृत्ति है, बस उसकी फॉर्म अलग है। हमारी लगभग हर एक एक्टिविटी में ये सेक्सुअल अर्ज, सेक्सुअल ड्राइव या ये जो एक एनर्जी है अपने आप में काम करती है, ऐसा कहते हैं सिगमंड फ्रॉइड। इस लिबिडो मतलब सेक्सुअल अर्ज या काम प्रवृत्ति,
ठीक है, ये किससे जुड़ी हुई है? डायरेक्ट इड से जुड़ी हुई है, क्योंकि जितने भी काम प्रवृत्ति या प्रवृत्तियां जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, आपके अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, आपके प्लेजर सीकिंग बिहेवियर हैं, वो सब कहां हैं? यहीं पर तो हैं। ठीक, यहीं पर तो हैं। बताइए, कोई डाउट आ रहा है यहां तक? हाँ, 9:30 कर देंगे यार क्लास, 9 बजे तो नहीं, क्योंकि मेरी एक और क्लास हुआ करेगी उधर करियर पे 8 से नहीं, हाँ 8 से ही नहीं, 8:30 से, जो भी है, खैर देखूंगी उसको मैं, बट 9:30 पक्का कर देंगे टाइम, उससे ज्यादा लेट नहीं करेंगे। ठीक, ये बात क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। इड को एक्सप्लेन कर दिया मैंने, अभी हम किसकी बात कर रहे थे? वापस आओ, डायनेमिक एस्पेक्ट की, जिसमें हमने इड की बात की, जिसको कंप्लीटली समझा। अब हम ईगो की बात करेंगे। ईगो किस पे वर्क करती है? ईगो वर्क करती है आपके रियलिटी प्रिंसिपल पर, यानी वास्तविकता पर। रियलिटी प्रिंसिपल, रियलिटी यानी वास्तविकता पर, वास्तविकता कि भाई ठीक है, जो आपकी एक इमेजिनरी दुनिया है, जो आपकी इंस्टिंक्टिव दुनिया है, उसके अलावा भी एक दुनिया एग्जिस्ट करती है जहां आपको जेल भी हो सकती है यदि आप सिर्फ अपने प्लेजर को ही सीक करते रहे तो ईगो काम करता है रियलिटी पे, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है। सुपर ईगो किस पे काम करेगा? सुपर ईगो काम करेगा मॉरलिटी प्रिंसिपल पे, नैतिकता पे, कि जो बिल्कुल समाज ने जो निर्धारित कर दिया वही सही है, मॉरलिटी प्रिंसिपल पे यानी नैतिकता पर। इन तीनों को समझेंगे, मॉरलिटी यानी नैतिकता। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, नैतिकता देखो, ये जन्म से होती है, जो आपकी इड है। ईगो 1.5 से 2 साल के बीच में आपकी डेवलप होगी, 1.5 से 2 के बीच में। जो सुपर ईगो है वो सबसे लेट डेवलप होगी, 3 साल के बाद, आफ्टर 3 years और 3 years, अराउंड 3 years। ठीक, तो हम कह सकते हैं, अगर कोई आपसे सीक्वेंस पूछे इसका, तो हम कहेंगे इड, ईगो और सुपर ईगो। इन शॉर्ट, अगर आप निमोनिक बनाना चाहते हैं, हर वीडियो में मैं आपको कोई ना कोई निमोनिक जरूर देती हूं। IES, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं है, ये क्या है? I फॉर इड, E फॉर ईगो, S फॉर सुपर ईगो। IES ये है सीक्वेंस इनका। पहले इड जो जन्म से प्रेजेंट है, ईगो 1.5-2 साल में हो जाएगी आपकी डेवलप, देन सुपर ईगो जो 3 साल के बाद प्रभावित एक तरीके से जन्म लेगी या फिर इफेक्टिव होगी। ठीक है बात? ये बात क्लियर हुई या नहीं? वास्तविकता पे ये फोकस करेगा ईगो। ईगो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है। इड क्या करेगा? अपने मन की करो। अब मन की अगर आप हमेशा करने लग गए, या तो आप जानवर कहलाओगे। बेसिकली ये जो इड है, ये आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड है। जैसे हम बायोलॉजिकली बने हैं, जैसा नेचर ने हमें बनाया है, जो हमारी इंस्टिंक्ट्स हैं, जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, उन पे भागेंगे फिर आप में और जानवर में फर्क तो है नहीं, क्योंकि वो भी बायोलॉजी से ही रिलेटेड, वो भी खाता पीता और अपना रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन है वो करता है, आप भी वही करेंगे फिर तो इड ठीक है, बट सिर्फ इड से काम नहीं चलेगा। तो इड के बाद जब ईगो आता है तो थोड़ी सी रियलिटी प्रिंसिपल की बात होती है। यहां हम साइकोलॉजी भी हमारी एक एस्पेक्ट है। ह्यूमन होने का फायदा क्या है? कि हम कॉन्शियसली चीजें कर सकते हैं। यानी इड क्या है? हमारी बायोलॉजी से ड्रिवन है, हमारी जैविक एस्पेक्ट से ड्रिवन है। ईगो हमारी साइकोलॉजी से, हमारा दिमाग भी तो है ना, भगवान ने एक दिमाग दिया सोचने को, हमारे मनोविज्ञान से संबंधित है, जो वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए बैलेंस क्रिएट करेगा। और सुपर ईगो हमारे सोशल एस्पेक्ट से। तो एक तरीके से 3 सब्जेक्ट जुड़ गए यहां। इड क्या है? बायोलॉजी से, हमारे जैविक एस्पेक्ट से। ईगो क्या है? आपकी साइकोलॉजी से। और सुपर ईगो किससे हो गई? सोशोलॉजी से रिलेटेड हो गई, ये कह सकते हैं हम। फिर से समझ लो इसको। इड प्लेजर पे काम कर रही है, यानी बस सुख मिलना चाहिए किसी भी तरह, साम दाम दंड भेद, मन की इच्छाएं पूरी हो जाएं, बात खत्म। ठीक, किसी का भला हो बुरा हो हमें फर्क नहीं पड़ता। इड हो गया ये। ठीक, अब ये इड किस पे काम कर रहा है? आपकी बायोलॉजी, आपकी जैविक नेचर पे, बायोलॉजी से रिलेटेड है, यानी जैविकता से संबंधित है। भाई भूख लगी है, खाना चाहिए, चाहे चोरी करके लाओ, चाहे कुछ भी करो, बट खाना चाहिए। यह है इड। ईगो क्या है? ईगो जिसको हम, इड को तो इद ही कहेंगे, ईगो को हम अहम कह सकते हैं। ठीक, ईगो है रियलिटी, वास्तविकता क्या है? आपके जीवन की वास्तविकता और जो आप चाहते हैं उसके बीच में कुछ तो अंतर होगा, तो उसके बीच में रिलेशन ये बनाएगी। ठीक, वास्तविकता पे फोकस। वास्तविकता यानी आपके मन के एस्पेक्ट से भी जोड़ेगी आपको, आपकी साइकोलॉजी से जोड़ेगी। ये क्या है? आपके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से, मनोवैज्ञानिक पक्ष से जुड़ी हुई है। मनोवैज्ञानिक पक्ष, बिल्कुल डिटेल में जाएंगे, कोई जल्दी नहीं करेंगे। मनोवैज्ञानिक पक्ष से जुड़ी हुई है,
ये बात समझने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं हो रही। चलिए, फिर तीसरी चीज है सुपर ईगो, यानी परा अहम। परा अहम, ठीक। ये क्या है? आपके मॉरल प्रिंसिपल, जो नैतिकता समाज ने बनाई होगी। ये जो मॉरल प्रिंसिपल है, नैतिक सिद्धांतों पर जो समाज ने कह दिया वो सही और हमेशा के लिए सही, ये क्या है? आपके सोशल एस्पेक्ट से, आपके सोशल एस्पेक्ट यानी सामाजिक पक्ष से जुड़ी हुई है। ये कह सकते हैं या नहीं कह सकते? क्या समझे? आप भी खा पी लिया करो खाना मैम। जी रामनिवास, ध्यान देंगे यार, डाइट पे ध्यान देंगे। देखिए एक बार, बायोलॉजी यानी आपके प्लेजर प्रिंसिपल पे फोकस्ड है। जितनी भी दमित इच्छाएं हैं, जो भी मन की कहानी है, वो यहीं पे है। ईगो क्या है? आपकी रियलिटी। अब इड क्या कहेगा? मैं तो मन की करूंगा। सुपर ईगो कहेगा नहीं, बिल्कुल जो समाज ने कह दिया वही सही है। अब कई बार क्या होता है, अगर आप ज्यादा ही सुपर ईगो यानी बिल्कुल आइडियलिस्टिक होकर के सोचेंगे, जो कि परा अहम कहता है, आइडियलिज्म पे ज्यादा विश्वास है इसका, तो क्या होगा? हो सकता है आप पागल हो जाएं। दुनिया तो ऐसे नहीं चल रही भाई। मैं कहूं झूठ बोलना पाप है, लेकिन लोग तो नहीं मान रहे इस चीज को, लोग तो गलत कर रहे हैं। दुनिया में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फेयर नहीं है। तो फिर मुझे बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा ईगो के द्वारा, क्योंकि अगर इड की मानोगे तब भी फंसे और पूरी सुपर ईगो हो गई तब भी क्या होगा? दिक्कत हो सकती है, आपके दिमाग में बैलेंस ना हो, आपकी पर्सनैलिटी वेल एडजस्टेड ना हो पाए। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? ईगो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती है। जो समस्याएं इन दोनों के बीच में उत्पन्न होती हैं, इड और सुपर ईगो के बीच में, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का काम किसका है? ईगो का है। ये एक पुलिसमैन की तरह काम करेगा कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का। फॉर एग्जाम्पल, इनका अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें, मान लीजिए आप डाइट पे हैं, ये मैंने अपनी बुक में भी डाला हुआ है 2-3 साल पुरानी, बहुत बढ़िया सोनी पांडे, धन्यवाद। आप डाइट पे हैं, आपका वजन बढ़ा हुआ है और आपने कहा भाई मैं तो चॉकलेट नहीं खाऊंगी, मीठा खा ही नहीं सकती। इड ने कहा चॉकलेट तो खानी है चाहे कुछ हो जाए, हम तो चॉकलेट खा के रहेंगे। सुपर ईगो ने कहा खानी ही नहीं है, फास्ट है, सॉरी फास्ट नहीं, वो डाइटिंग है। ईगो ने कहा बीच का रास्ता निकालते हैं, ऐसा ना हो मन को बहुत ज्यादा मारें तो दिक्कत हो जाए, डिप्रेशन में ना चले जाएं कहीं। ईगो ने बीच का रास्ता निकाला, वास्तविकता को देखा, कहा एक बाइट खा लेते हैं, कोई बात नहीं, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। तो ईगो कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाती है इड और सुपर ईगो के बीच के। क्या समझे? समझे या नहीं समझे? तो अगर ईगो जो है वो आपके, अगर ये तीनों किसमें है? बैलेंस में है, इड, ईगो और सुपर ईगो, या फिर ईगो ठीक से मैनेज कर पाए इड और सुपर ईगो को, तो आपकी पर्सनैलिटी वेल एडजस्टेड यानी सुसमायोजित व्यक्तित्व कहलाएगा, यानी आपकी पर्सनैलिटी वेल एडजस्टेड होगी, एडजस्टमेंट ठीक से हो जाएगा। लेकिन यदि कॉन्फ्लिक्ट है, लगातार झगड़ा बना हुआ है इड और सुपर ईगो के बीच में, ईगो बैलेंस नहीं कर पाता, तब आप कुसमायोजित व्यक्ति बन सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी एडजस्टेड नहीं है समाज में या अपने आसपास, फिट नहीं हो पाएंगे फिर आप चीजों में। ठीक है, बात क्लियर है? ये बात, कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द समस्या हो तो बता दीजिए। मुझे लगता है इतनी बात अब तक समझ में आ जानी चाहिए। अगर नहीं आई है तो भी समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक नहीं 100 बार समझा देंगे, है ना। ये बातें हम कर चुके हैं। इड, ईगो, सुपर ईगो का आपका सीक्वेंस होता है, ये भी बात हम कर चुके हैं कि 1.5 साल में जन्म लेगी, ठीक है। सुपर ईगो की भी बात हो गई, ठीक। अब ये बात तो क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाएंगे अब इसी बात पर। अब तीसरा एस्पेक्ट इस थियरी का आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर से रिलेटेड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट या साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो मनोलैंगिक विकास के कुछ चरणों से होकर के गुजरेगी। मनोलैंगिक विकास के चरणों से होकर के गुजरेगी विकास। इसकी कितनी स्टेजेस दी हैं सिगमंड फ्रॉइड ने? इसकी टोटल स्टेजेस दी हैं 5, जिसका मैंने आपको बहुत ही अच्छा शॉर्ट वे बताया हुआ है, बहुत पहले बताया था, ऐसे ही कुछ भी बना दिया था, है ना। क्या है वो? OAP, यानी O फॉर O, बोलते ना हिंदी में ओ इधर आ, है ना, वैसे बड़ा अजीब सा है बट ठीक है। OAP, A फॉर अमर, P फॉर पाल, ठीक, O अमर पाल, LGTV लेके आइयो। ये हमने बनाया था बहुत पहले, पता नहीं है क्या दिमाग में आया था जो इतना वाहियात हमने निमोनिक बनाया, बट याद रह जाता है सबको। अब ये इतना फेमस हो गया है कि अब सबको यही याद रहता है, तो मैं नया बनाती नहीं हूं कुछ। OAP, LG यानी O अमरपाल, LGTV लेके आइयो। ये 5 स्टेजेस हैं सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा मनोलैंगिक विकास की, जो उन्होंने दी है, ठीक। OAP, LG, ठीक।
ये आपको हर एक एग्जाम में काम आ जाएगा। पहली स्टेज है ओरल, जिसको मुखावस्था कहते हैं। अभी एक एक करके समझाऊंगी, पहले शॉर्ट फॉर्म समझ लीजिए। ओरल, एनल, फेलिक, देन लेटेंसी, एल फॉर लेटेंसी और जी फॉर जेनाइटल स्टेज। ये 5 स्टेजेस हैं जो सिगमंड फ्रॉइड ने सिद्धांत के तहत दी हैं। बिल्कुल यार, एमपीटेट क्या लगभग हर एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में आपको मदद देगा ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लाइक शेयर क्यों नहीं करते हो? 6300 लोग अभी भी रात को इतनी जगे हुए हैं, फिर भी लाइक शेयर नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत है? दुखी हो क्या? पढ़ाई से भागो मत। जो लोग सीरियसली इस बैच को, इस कोर्स को फॉलो कर पा रहे हैं, यहाँ यूट्यूब पर डेली नोट्स बना पा रहे हैं, एटलीस्ट उनको इस सब्जेक्ट में समस्या नहीं रहेगी। बस समय के साथ प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है? हिमांशु भंडारी, आगे बढ़े। देखिए एक बार पहली स्टेज की बात करते हैं। इसमें पहली स्टेज है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज, ओरल स्टेज का मतलब है मुखावस्था। मुखावस्था, मुखावस्था का मतलब क्या है? ये होती है जन्म से 1 साल तक, 0 to 1 year ऑफ एज, ठीक? सिगमंड फ्रॉइड एक दो चीजों की और बात करते हैं, मैं आपको लगे हाथ बता ही देती हूं, ठीक है? जैसे नार्सिसिज्म की वो बात करते हैं। नार्सिसिज्म क्या है? मैं कई बार इसको बोलती भी रहती हूं, आपने देखा होगा, स्वप्रेम। स्वप्रेम, ठीक? तो आप देखते होंगे कई लोग अपनी ही तारीफों में पागल हुए रहते हैं। उनको लगता है मेरे से तो बेहतर दुनिया में इंसान ही नहीं बना। मतलब वो ठीक है, आउट ऑफ कॉन्फिडेंस कहना, बट बस अपनी ही ये स्पेशली बच्चों में भी होती है, और कई बार ये एक डिसऑर्डर भी बन जाता है अगर बड़ी उम्र तक यही रहे तो नार्सिसिज्म यानी इन्होंने कहा स्वप्रेम, मतलब खुद के ही प्यार में पागल, कि बस मेरे से तो बढ़िया है ही नहीं कोई, है ना मेरे से अच्छी राइटिंग है, ना मेरे से अच्छी दुनिया में कुछ है ही नहीं। सारे यूट्यूब पे सब जो भी लोग पढ़ाते हैं वो सब जीरो, और एक ही व्यक्ति जो बढ़िया, वो क्या है? नार्सिसिस्ट कहलाएगा ऐसा व्यक्ति जो अपने ही प्रेम में पागल है, ठीक? तो ये क्या है? नार्सिसिज्म के भी एक लक्षण को इन्होंने बताया है। हालांकि ये मैं बहुत मजाकिया तौर पे कह रही हूँ, बट नार्सिसिज्म का मतलब यही है कि सेल्फ लव, एक तरीके से सेल्फ लव नॉर्मल बैलेंस में हो तो समझ आता है, अगर वो आउट ऑफ बैलेंस चला जाए तो वो नार्सिसिज्म बन जाता है, ठीक है बात? तो ऐसे कई लोगों की, ऐसे मेरे कई दोस्तों की जब चैटिंग वैटिंग हुआ करती थी या कुछ बात चले इधर उधर कुछ, तो कई लोगों का तो ऐसे ही बात इसलिए नहीं बन पाती थी क्योंकि उनको समझ में आ जाता था कि सामने वाला बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट है, वो अपने ही तारीफों के पुल बांधता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ कौन ही रहना चाहेगा, ठीक? खैर, ये बात हुई नार्सिसिज्म की। एक और चीज है फिक्सेशन। फिक्सेशन, अब फिक्सेशन को एग्जैक्टली हिंदी में क्या कहते हैं? फिक्सेशन को, मेरे पास फोन भी नहीं है, एक बार बताना, एक बार फिक्सेशन को क्या कहेंगे हिंदी में? पबजी खेल रहा है कोई? पढ़ लो, पढ़ आरती, पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, है ना? आगे नहीं बोलूंगी, बताओ एक बार, जल्दी बताओ, आंसर करो, आंसर। फिक्सेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, बातें बहुत करते हो। स्थायीकरण, एक और कोई वर्ड होता है, चलो स्थायीकरण मान लेते हैं, स्थायीकरण मान लेते हैं, स्थायीकरण। सिगमंड फ्रॉइड ये कहते हैं कि भाई आपको ना हर एक स्टेज पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो लगेगी आपको नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए या एक वेल डेवलप्ड पर्सनैलिटी बनने के लिए। लेकिन अगर वो एनर्जी जरूरत से ज्यादा लग जाए तब भी फिक्सेशन होगा, जरूरत से कम लग जाए तब भी फिक्सेशन, यानी नेगेटिव में रहे तब भी, और बहुत ज्यादा प्लस में हो जाए तब भी फिक्सेशन, यानी आप स्थिर हो जाएंगे उस एक स्टेज में, रुक करके रह जाएंगे, ठहर जाएंगे। जैसे कई लोग होते हैं ना, बचपन की ही बातें कर रहे हैं, उनका फिक्सेशन हो गया, बचपन पे ही अटके हुए हैं, जिंदगी निकल गई है पूरी और वो बचपन पे ही है अभी भी, ठीक? तो फिक्सेशन में क्या है? अगर किसी स्टेज में, जैसे ये स्टेजेस आएंगी अब एक एक करके। ओरल स्टेज का मतलब है मुखावस्था। इस स्टेज में बच्चा अंगूठा, जो वो थंब सकिंग होती है ना, अंगूठा पीना, या जो आपका दुग्ध पान जो करेंगे, वो बेसिकली फीडिंग है, वो मुंह के थ्रू ही हो रही है। तो यानी जो प्लेजर सीख करेगा, वो जो एनर्जी है पूरी, वो फिक्सेटेड होती है कहां? ओरल स्टेज में, मुंह पर, मुख पर, ठीक? कोई भी चीज तो वो मुंह में अपना चूज करके देखेगा, ये सकिंग और ये चूइंग, ये सारी चीजें ओरल स्टेज में होती है। लेकिन यहां अगर एनर्जी ज्यादा लग जाए या ये प्रॉपर तरीके से डेवलप ना हो पाए तो क्या हो सकता है? तो व्यक्ति आगे जाके हो सकता है स्मोकर बन जाए, हो सकता है और इस तरीके की जो नखून चबाना है ना, या फिर आपकी बहुत ज्यादा इस तरीके की पर्सनैलिटी यदि ओरली फिक्सेटेड हो गए आप, तो हो सकता है आप में अग्रेशन, चिड़चिड़ाहट, ये सारी चीजें भी पाई जा सकती हैं, ठीक? तो ओरल स्टेज में यदि
फिक्सेशन हो गया यानी स्थायीकरण हो गया, यदि एनर्जी बहुत ज्यादा लगी या कम लगी तो फिक्सेशन हो जाएगा। फिक्सेशन का मतलब है ये स्टेज आपकी आगे भी प्रभावित ज्यादा रहेगी, ये स्टेज आप पे हावी ज्यादा रह सकती है जीवन में, नेक्स्ट स्टेज पे जाके भी आपकी मुखावस्था हावी रह सकती है आप पे। ठीक है बात, समझेंगे इसको। तो फिक्सेशन आप समझ गए होंगे, यदि किसी स्टेज पे एनर्जी ज्यादा या बहुत कम लगेगी, बैलेंस नहीं बन पाएगा, तो फिक्सेटेड हो जाएगा बच्चा किसी एक स्टेज पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओरल स्टेज है क्या? जन्म से 1 वर्ष का बच्चा प्लेजर सीक करेगा, यानी सुख कहां ढूंढेगा या एक्टिविटी कैसी ज्यादा करेगा जिसमें वो अपने माउथ का इस्तेमाल कर पाए, अपने मुख का इस्तेमाल कर पाए, चाहे वो फीडिंग हो, यानी अब इसमें सकिंग आ सकता है, बच्चे दूध पीते हैं मुंह से ही ऑब्वियसली, बॉटल को सक करके। ठीक, कोई भी चीज जो थंब सकिंग भी हो सकती है, और कोई भी चीज उनको मिलती है, कोई खिलौना, इवन बच्चों को दांत निकलते तो उनको टॉयज लाके दिए जाते हैं जिसमें वो मुंह में डाल करके उसको थोड़ा सा सक करते रहें, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो प्लेजर कहां सीख करेगा? माउथ से। ऑर्गन क्या है? माउथ। सेक्सुअल एनर्जी कहां है? माउथ में, या लिबिडो जिसको हम कह रहे हैं वो कहां है? माउथ वाले एस्पेक्ट पे। ठीक है बात, होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी पहली स्टेज की। आगे बढ़ेंगे, अब आएगी सेकेंड स्टेज। OAP तो आपको याद ही होगा, एनल स्टेज। एनल स्टेज को हम कहेंगे गुदा अवस्था, हिंदी में गुदा अवस्था। इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 1 से 3 साल, 1 to 3 years ऑफ एज। 1.5 से 3 साल भी कई बुक्स में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, देखिए एक बार एनल स्टेज। एनल स्टेज में जो बच्चे का फोकस है वो ब्लैडर रिलेटेड एक्टिविटीज पे है, यानी जैसे टॉयलेट कंट्रोल करके उसको खुशी मिलेगी। ठीक, टॉयलेट कंट्रोल या टॉयलेट ट्रेनिंग भी इसी स्टेज में होती है ना, या ब्लैडर रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, सूसू पॉटी, इन सब में उसको मजा आता है। मतलब एनर्जी जो है या प्लेजर जो है वो गुदावस्था से सीख करेगा, ये एक बेसिक बात है। ठीक, अलग अलग अंगों में कहीं ना कहीं कह सकते हैं अलग अलग स्टेज में एनर्जी है, या ज्यादा प्रभावित है कोई ना कोई स्टेज किसी ना किसी एक अंग से या किसी ना किसी एक एस्पेक्ट से, तो ये गुदावस्था यानी एनल स्टेज से ज्यादा प्रभावित है। ये बात सही हो गई, समझ आ गई? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या हो तो बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड स्टेज कर लिया हमने। अब थर्ड स्टेज जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज 3 से 6 वर्ष का काल है, 3 से 6 वर्ष फैलिक स्टेज। यही वो स्टेज है जहां लिबिडो और जहां आपके 2 चीजें डेवलप होती हैं, 2 कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, यही डेवलप होते हैं, और आपका जो सुपर ईगो है वो भी इसी स्टेज में डेवलप होता है। क्लियर है ये बात? पानी पी लिया जाए इसी बात पे। फैलिक स्टेज बहुत 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 महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहेंगे इसको। मैम नींद का कोई इलाज? हाँ, थोड़ी आग की कमी है आप में जीवन को लेकर के, या फिर आप सुबह जल्दी उठे होंगे। 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो आप आलस में हैं या तो आप बहुत थके हुए होंगे, है ना। वो ड्राइव की कमी आ रही है, तभी ज्यादा नींद आती है इंसान को, या ज्यादा दुखी हो तब भी नींद आ जाती है। ठीक, देखो फैलिक स्टेज को पता नहीं यार हिंदी में क्या कहते हैं, एक बार मेरे को बताओ, किसी को याद आ रहा हो तो फैलिक को हिंदी में क्या कहेंगे, क्योंकि हिंदी वालों का भला हो जाएगा इस बहाने। कई लोग तो दुखी हो जाते हैं। कोई कह रहा है चप्पल है नींद का इलाज। हाँ देखो, बहुत एक्सपीरियंस है ना कई लोगों को। है, अनुभव बोलता है, आप उन्हीं में से एक हैं। अरे फैलिक स्टेज बताओ यार हिंदी फटाफट से लिख के। आज मेरा थोड़ा मेरी दिमाग की रैम स्लो है तो कुछ कुछ चीजें मैं भूल रही हूँ। नहीं यार, लैंगिक थोड़ी होती है फैलिक स्टेज, लैंगिक ही होती है क्या? हाँ, लिंगावस्था ही कहते हैं, आई थिंक लैंगिक ही कहेंगे। लैंगिक अवस्था मान लेते हैं, इसको रीचेक भी कर लेना, कुछ लोग मस्तीखोर हैं, उनका भरोसा नहीं कर सकते। फैलिक स्टेज 3 से 6 वर्ष, इसमें बेसिकली जो बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो उनको टच करके प्लेजर फील करेगा अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को। इसमें 2 कॉम्प्लेक्सेस डेवलप होते हैं, एक है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स,
इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इसको हिंदी में भी इलेक्ट्रा से ही याद रखिएगा, इलेक्ट्रा ग्रंथि कह देते हैं इसको हिंदी में, और ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ये इसी स्टेज में डेवलप होते हैं। ठीक, ओडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि, ठीक, लैंगिक अवस्था ही है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई जान के। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का मतलब है ये गर्ल्स के लिए है, ये लड़कियों में डेवलप होगा, ठीक, और ओडिपस बॉयज में या मेल चाइल्ड में। ठीक है, बात है क्या ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं क्या? बेसिकली सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि जो इस अवस्था में 3 से 6 वर्ष में, जिसको अर्ली चाइल्डहुड के नाम से भी हम लोग जानते हैं, कि जो लड़कियां हैं उनमें अपने पिता के प्रति प्रेम और माता के प्रति घृणा या जेलसी आ सकती है, या जो ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन है वो एक तरह से इसी स्टेज में स्टार्ट हो रहा है, ऐसा सिगमंड फ्रॉइड कह रहे हैं। इनकी बहुत आलोचना भी हुई है इन बातों पे, बट दैट्स हाउ ही वर्क्स। ठीक, तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स का अपने पिता के प्रति या ऑपोजिट सेक्स के प्रति जो बहाव है या जुड़ाव है वो यहीं से शुरू होगा। माता के प्रति या सेम सेक्स के प्रति जेलसी भी फील हो सकती है। और ओडिपस कॉम्प्लेक्स में लड़कों का माता के प्रति ज्यादा अटैचमेंट और पिता के प्रति थोड़ा सा रुझान कम। ये क्या है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो लड़कों के लिए ओडिपस, लड़कियों के लिए इलेक्ट्रा। ये बात समझ आई हो तो बताओ। ठीक, ओडिपस वैसे बेसिकली ग्रीक का एक राजा था, राजकुमार था, जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, माँ से शादी कर ली थी बाय चांस, इस तरीके की चीजें हुई थी। इलेक्ट्रा भी ऐसे ही कुछ थी। ठीक, तो ओडिपस और इलेक्ट्रा से याद रखते हैं, इलेक्ट्रा फॉर गर्ल्स, ओडिपस फॉर बॉयज। ठीक, बॉयज का माता के प्रति, गर्ल्स का पिता के प्रति जो रुझान है वो ओडिपस और इलेक्ट्रा के नाम से जाना जाएगा। अब आते हैं 4th स्टेज पर, जिसको हम कहते हैं लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष की अवस्था, इसको सुषुप्तावस्था आई थिंक कहते हैं, सुषुप्तावस्था। वॉट एवर इट इज, अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो यार हिंदी में तो लिख लेना, इसको ठीक कर लेना। कुछ दिन में मैं थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दूंगी हिंदी पे, तो सारी चीजें सही चलने लगेंगी। अभी सारा खेल आदत का है ना, सारा खेल आदत का है, तो आदत है नहीं आजकल, थोड़ी कम हो गई है, यही एक बात है। गला भी गया आज तो। सुषुप्ता अवस्था लिख के दिखाओ। सुषुप्ता मान लेती हूँ, चलो लो मान लिया हमने। भूल गई फिर से, मुझे तो नहीं लगता यार ऐसे लिखते हैं ये, चलो मान लेती हूँ, कोई बात नहीं। ठीक, सुषुप्ता अवस्था की यदि हम बात करें, सुषुप्ता का मतलब है लेटेंट फीलिंग्स क्या है, छिप जाती हैं, लेटेंट हो जाती हैं फीलिंग्स, या वो जो सेक्सुअल एनर्जी है अब उस पर कंट्रोल पा लिया बच्चे ने, अब वो आपको दिख नहीं रही है, अब वो लग रही है कहाँ, स्कूल की एक्टिविटीज में बच्चा क्या है इन्वॉल्व हो गया, तो वो स्कूल की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, स्कूल एक्टिविटीज में। ठीक, अब वो दिखती नहीं है, नॉट विजिबल, कहीं भी किसी भी अंग में यहाँ फिक्सेटेड नहीं है या नजर नहीं आएंगी, वो जो है वो उनको लेमेंट कर दिया गया है या लेटेंट हो गई हैं फीलिंग्स। जैसे वो नहीं होते सुषुप्त ज्वालामुखी होते हैं ना, लेटेंट क्या बोलते हैं उसको, ज्वालामुखी को क्या बोलते थे, वॉल्केनोज। हाँ, तो ये ऐसे ही सो जाती हैं, आपकी जो सेक्सुअल अर्जेस हैं वो किसी अंग में नहीं है, बच्चा अपनी स्कूल एक्टिविटीज, अपने सोशलाइजेशन, इन सब में वो बिजी हो गया है। किसी ने सही लिखा है, तो सुषुप्तावस्था इज रिटन एज, हम रात भर सुषुप्तावस्था ही लिखते रहेंगे क्या आज? ठीक, खैर जो भी है, जो भी सही लगे उसको चूज कर लेना, मैटर ये नहीं करता। यहाँ वो लिखा हुआ पहले से आएगा, आपको पेपर में लिखना कुछ नहीं है, टिक करना होगा, तो उस पर फोकस रखिएगा। ठीक, तो स्कूल एक्टिविटीज में कहीं दमन हो जाएगा किसका, सेक्सुअल अर्जेस का। अब लास्ट स्टेज है और ये सेशन खत्म होगा, लास्ट स्टेज है जेनाइटल स्टेज, जनन अंग, जेनाइटल स्टेज। ये आपकी 13 इयर्स से 13 से अडल्टहुड, जो वयस्कावस्था है, यानी अडोलेसेंस से अडल्टहुड तक चलेगी। जेनाइटल स्टेज, जननांग अवस्था, देख लेना जो भी हो। देख लो एक बार।
ठीक। और इसमें क्या है, बेसिकली ऑपोजिट सेक्स के प्रति रुझान है, और लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज भी करते हैं, शादियां भी करते हैं, सारी चीजें हैं। तो ये जेनाइटल स्टेज है आपकी। इसमें इन्वॉल्वमेंट विद ऑपोजिट सेक्स या इंटीमेसी कह सकते हैं, या अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट या अट्रैक्शन या इंटरेक्शन विद ऑपोजिट सेक्स। ठीक है, बात खत्म हुई कहानी। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है ना, आज काफी थकान हो गई है। चलिए फिर, इतनी सी बात है। ठीक, नहीं फैलिक स्टेज को सुषुप्तावस्था कैसे कह दोगे? कौन सी किताब पढ़ रहे हो आजकल? गाना गाऊं क्या, जो आजकल बहुत ही फेमस हो गया है, सारे दोस्त मजाक उड़ाते हैं, जैसा ही कोई कुछ गलत बोल दे तो वो तितलियां गाना है उसकी लाइन मारते रहते हैं सबके सब। ठीक, तो मैं कह नहीं सकती हूँ, शब्दों में बंधी हुई हूँ, है ना, नहीं तो मैं मजाक उड़ाने में कम नहीं हूँ। ठीक, खैर ये सब तो बात होती रही। अब सेशन आपको पसंद आया हो तो एक तो सबसे पहले इसको रिवाइज कीजिएगा, थियोरी थोड़ी सी टिपिकल है कहीं कहीं कई जगह, रिवाइज कीजिएगा इसको। उसके बाद समझ में आ जाए तो लाइक शेयर करके जरूर जाइएगा, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिएगा। ठीक, और नोट्स बना के रिवीजन जरूर करते रहिएगा, रिवीजन कीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। और फिर क्वेश्चंस किसी दिन मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, आई थिंक मंडे को अब आपकी क्लास होगी, कल संडे वार्ता तो है ही शाम को, और दिन में एक इंटरव्यू भी डल जाएगा। वो जो सीटेड टॉपर 141 आए थे जिनके 143 वाले जो हैं अनुराग, उनका डाल ही दिया है। तो संडे को यार इतनी छुट्टी तो बनती ही है, कर लेंगे सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स बनाइए और क्वेश्चंस मंडे, इस बार मैं सोच रही हूँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्वेश्चंस करा दूं, कराऊंगी क्वेश्चंस भी, टेंशन मत लो। इवन लास्ट में तो भर भर के क्वेश्चंस कराऊंगी। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर निकाल करके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कई सारे क्वेश्चन आज के ही सेशन से मिल जाएंगे। ठीक है बात, चलिए धन्यवाद। बुक तो आई हुई है हिंदी मीडियम में, 4000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, कॉन्टेंट वाली बुक जल्दी आएगी और इंग्लिश मीडियम भी जल्दी आएगी। ठीक, कौन सा गाना? अरे वही लो मान लिया हमने, क्यों बता, सारे गाने बता दे मतलब आपको हैं, हमारी कोई लाइफ नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। ठीक, खैर ये मैं मजाक कर रही हूँ, सीरियस मत ले लेना। डेली क्लास आपकी 9:30 चलेगी, आज लेट हो गया था। ठीक, कल संडे वार्ता में आप लोगों से इंटरेक्शन करेंगे। बाय बाय, टड़ा, ध्यान रखो अपना। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। डेली आओ, पढ़ाई करो, है ना, और नेगेटिविटी से दूर रहो, अपने ऊपर फोकस करो, लाइफ में कहाँ जा रहे हो उस पर फोकस करो। किसी को फर्क नहीं पड़ता कौन किसको क्या बोल रहा है, आपकी लाइफ आप ही से चलने वाली है। तो फालतू की जो हेट है इंटरनेट पे उससे बचिए और अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।